अभी आप लोग देख रहे हैं इस समय विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव में राज्यपाल की भूमिका को लेकर के कई सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो आइए अब हम एक बार जो है बहुत विस्तार से भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल की भूमिका को समझते हैं कि हमारे संविधान में एक राज्य में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, एक मुख्यमंत्री को नियुक्त करने को लेकर के, या राज्यपाल के विवेकाधिकार क्या है। तो इसके लिए एक सेशन तो मैं अभी आज ले रहा हूँ और एक सेशन आगे चल के मैं और लूँगा, जहाँ पर हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे। एक तो प्रेजेंट के हम करंट को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्या अभी करंट में सिनेरियो है, किस तरीके से राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं या विवेकाधिकार पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। जैसे आपने दो चीज़ें देखी होंगी, पश्चिम बंगाल का सिनेरियो में क्या था, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन राज्यपाल ने बाद में क्या किया, पूरी की पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, तो क्या राज्यपाल के पास ऐसी कोई पावर संविधान में है? इन सबसे क्वेश्चन बनेंगे, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है ये। मान लीजिए 200% क्वेश्चन प्री में या मेंस में पूछा जाएगा आपसे, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है राज्यपाल के इस लेवल को लेकर के। और एक स्थिति आपने तमिलनाडु में अभी हाल ही में देखी, जीता जागता उदाहरण है। ऐसे उदाहरण पहले बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है, करंट की क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है राज्यपाल की भूमिका पे, लेकिन अब यहाँ पे होलिस्टिक चर्चा है। अभी तमिलनाडु में क्या हुआ, वहाँ पर एक बार जो है विजय गए राज्यपाल के पास, टीवीके के, अभी विजय तो विजय प्राप्त कर चुके हैं, मुख्यमंत्री की शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन जब राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल ने कहा अभी आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, वापस लौटा दिया। अगेन गए, फिर वापस लौटा दिया। ठीक है, तो क्या राज्यपाल ऐसा कर सकता है? राज्यपाल का स्वविवेकाधिकार क्या है? लोकतांत्रिक जनादेश और तमिलनाडु जो विवाद है, जो एक संवैधानिक बहस तैयार हो गई है, इसको एक एक करके समझते हैं, इसके सारे पक्ष समझते हैं, और इसके बाद में आपको राज्यपाल के सारे अनुच्छेद, आर्टिकल्स, राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर के क्या हमारे संविधान में दोनों की परिस्थिति क्या है, क्योंकि राष्ट्रपति देश के प्रमुख है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख है ना। जैसे राष्ट्रपति भवन है वैसे राजभवन होता है हर एक राज्य में, जहाँ पर राज्यपाल रहते हैं। राज्य के प्रथम नागरिक के तौर पे आप देख सकते हैं, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। जितने भी राज्य के काम है सब राज्यपाल के नाम से किए जा सकते हैं। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से ज़्यादा भी कुछ पावर्स हैं, जिसको हम स्वविवेकाधिकार कहते हैं। राष्ट्रपति के पास इतने स्वविवेकाधिकार नहीं है, लेकिन राज्यपाल के पास है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि क्या किसी मुख्यमंत्री को राज्यपाल हटा सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहली चीज, अभी जो तृणमूल कांग्रेस पराजित हुई कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से अब इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने पूरे चुनावी परिणाम को षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है, केंद्रीय बलों का दुरुपयोग किया गया है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, ये सारी बातें हुई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और, मैं एक दो बातें और बताऊंगा, कोर्ट इसमें किस तरीके से एंट्री मारता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 है, बेयर एक्ट नहीं होगा आप लोगों के पास, मुझे पता है, कठिन चीज़ है ये, आपके हाथ में नहीं आ सकता है। आर्टिकल 164 में आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता रहा हूँ इसकी। यदि आपके पास बेयर एक्ट हो जाए ना, तो अभी तक बहुत सारे आर्टिकल आप इसमें पढ़ डालो मेरे साथ, इतने सारे अनुच्छेद आर्टिकल बताए हैं, आप भी यहाँ पे बैठ के अपने साथ देख सकते हो। अभी तक काफ़ी बेयर एक्ट ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो नहीं आएगा, वो तब आएगा जब एग्ज़ाम वगैरह सर पे आ जाएंगे, तब खरीदोगे। तो आर्टिकल 164 में लिखा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सबसे बड़ा मैटर यही है, यहाँ पे जो टर्म्स यूज किया गया है कि जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री भी मंत्री ही होता है, वो भी कैबिनेट का ही एक हिस्सा है, तो मंत्री जितने भी होते हैं सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी कि अब आमतौर पे एक तो ये बात हो गई 164 में लिखी हुई है। अब यहाँ पर एक बात ये है कि सामान्यतः राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करते हैं। इस शक्ति का मनमाना प्रयोग इसीलिए रोका जाता है। राज्यपाल, देखिए हमारे राज्यों में व्यवस्था क्या, हमारे यहाँ संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा में एक व्यक्ति जो है जनता द्वारा चुन के आता है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री। दूसरा पद है राज्यपाल। क्या राज्यपाल की चुनाव होता है? नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है राज्यपाल। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो इनडायरेक्टली स्टेट को कंट्रोल कर रहा है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को कंट्रोल कर रही कैबिनेट।
केंद्र सरकार। तो अल्टीमेट देखा जाए तो केंद्र सरकार के अंडर में है राज्यपाल, और राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है। तो राज्यपाल के पास क्या क्या पावर्स हैं ये समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर आर्टिकल 164 को यदि हम और आगे विस्तार करें तो हम यहाँ पे पाते हैं हाँ, सुप्रीम कोर्ट के भी कई सारे वाद आए हैं जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल जो भी काम करेगा वो काम जो है किसकी सलाह पर करेगा, मंत्रिपरिषद के। यहाँ पे लिखा है राज्यपाल संबंधित राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राज्य विधानसभा के मुख्यमंत्री सहित प्रभुत्व में निहित होती है। राज्यपाल को जो व्यापक शक्तियां और कार्यक्षेत्र प्रदान किए गए हैं, इसके लिए एक केस आया था, राम जॉय कपूर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस 1955 में आया था, और एक केस आपका शमशेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस, ये 2 केसेस आए हैं। और इसके अलावा कई सारे कमीशन बने हैं, सरकरिया कमीशन बना है, कई सारे वाद आए हैं। तो सामान्यतः राज्यपाल जो है, जो स्टेट कैबिनेट होती है उसकी सहायता सलाह पर काम करता है, ठीक है। अब राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की सबसे बड़ी भूमिका होती है जब स्टेट इलेक्शन चालू हो जाते हैं, जब चुनाव होते हैं तो उस समय राज्यपाल पावरफुल हो जाता है। क्यों? पहली बात, जिस दिन से आचार संहिता लगती है उसी दिन से क्या हो जाता है, राज्य में आचार संहिता लग जाती है। उसी दिन से जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो काम चलाऊ सरकार में बदल जाती है। कैसी सरकार? काम चलाऊ। मतलब कि अब वो बड़े डिसीजन, बड़े निर्णय, बड़ी योजनाएं नहीं ला सकती ताकि चुनाव को किसी तरीके से मैनिपुलेट ना किया जाए, ठीक है। तो चुनाव होते हैं, चुनाव में रहते मुख्यमंत्री उस समय तक, जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं आ जाएगा पुराना मुख्यमंत्री रहता है। जब तक सरकार बर्खास्त नहीं कर दी जाए, जब तक विधानसभा बर्खास्त या भंग न कर दी जाए, तब तक जो है, और हमेशा पुरानी विधानसभा भंग की जाती है, फिर नई विधानसभा बनती है। पुराने मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है, तभी नया मुख्यमंत्री पद पे आ सकता है। लेकिन मान लो इस्तीफा देने से मना कर देता है तो राज्यपाल के पास पावर है। कब पावर है? राज्यपाल को यदि संदेह हो जाए कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत नहीं रख रहा है, उसके पास बहुमत नहीं बचा है, चुनाव हुआ, चुनाव में वो पराजित हो चुका है, अब उसके पास संख्या बल नहीं है, या फिर मान लीजिए अभी जैसे तमिलनाडु का मुद्दा है, तमिलनाडु में आप सभी बहुत जोड़ तोड़ के सरकार बनी है, ठीक है, बहुत 1 सीट 2 सीट 3 सीट 5 सीट ऐसे करके सीट लेके, अभी बीच में क्या हो जाए कि कोई पार्टी बीच से हट जाए, आउट हो जाए, बाहर हो जाए, सरकार तो बन गई लेकिन पूरी सरकार बैसाखी सरकार है, क्योंकि अल्पमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं गवर्नमेंट को, जो मेन पार्टी है उसको पूर्ण बहुमत नहीं है, छोटे छोटे, तो वहां पर कहते राज्यपाल को बीच में भी डाउट हो जाए, मान लीजिए 2 साल 3 साल सरकार चलाते चलाते राज्यपाल को डाउट हो जाए कि अभी शायद विधानसभा में बहुमत नहीं है, ये पार्टी बहुमत खो रही है, तो सदन में विश्वास मत लाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर टेस्ट कराया जाता है। तो एक पावर तो राज्यपाल के पास होती है फ्लोर टेस्ट की, जिससे पता किया जाए कि वास्तव में क्या जो मौजूदा मुख्यमंत्री बने हुए हैं या मौजूदा सरकार है उसको सदन में भरोसा विश्वास है कि नहीं है। पहली बात तो ये। अब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, जब भी विश्वास मत आएगा, फ्लोर टेस्ट होगा, तो मुख्यमंत्री को आधे से अधिक विधायकों का समर्थन सिद्ध करना होता है। जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 50 + 1 यानी 51 सीटें कम से कम दिखानी पड़ेंगी, बहुत स्पष्ट है ये। और यदि फ्लोर टेस्ट में असफल हो गया, पहला चीज लिख लीजिए, पहला स्वविवेकाधिकार होता है फ्लोर टेस्ट करवाने का, जिसको हम विश्वास मत कहते हैं, सदन में विश्वास मत, ये राज्यपाल के पास पावर है। और यदि मुख्यमंत्री बहुमत सिद्ध कर पाने में असफल हो जाएंगे तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए त्यागपत्र दे दिया, समझिए ये वाली कंडीशन क्लियर है, कोई सरकार बनाती है, सरकार लगता है बहुमत नहीं है तो फ्लोर टेस्ट होगा, फिर राज्यपाल के पास पावर है, एक दूसरा विवेकाधिकार है कि वो दूसरी पार्टी को बोल सकता है। अभी विधानसभा भंग नहीं हुई, देखिए विधानसभा चल रही है, अभी एक पार्टी को उसने बुलाया, वो पार्टी ने क्या किया, अभी जैसे ये टीवीके जो अभी बना है तमिलनाडु में, गठबंधन बना है, इससे फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा, विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा सदन में, और आधे से अधिक विधायक इनके पक्ष में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए
वो पार्टी जो जिसने अपना बोला था कि उसका मुख्यमंत्री है वो सदन में, और फ्लोर टेस्ट फेल हो गया, तो फिर राज्यपाल अभी विधानसभा भंग ना करके ट्राई करता है कि दूसरे दल को बुलाया जाए। दूसरे दल को बुलाया गया, तीसरे दल को, कोई नहीं बना पा रहा सरकार। अब राज्यपाल को स्पष्ट हो चुका है कि अब गवर्नमेंट कोई नहीं बना पाएगा। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है, सीधा एक रिपोर्ट भेजता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यहाँ पर अब संविधान के अनुसार जो है सरकार नहीं बन पा रही है, ऐसे में 356 की धारा लगा दी जाए। 356 क्या होता है, राष्ट्रपति शासन होता है राज्य में, तो 356 फिर लग जाता है। फिर निर्वाचन आयोग फिर एक्टिवेट हो जाता है। 6 महीने की पहले अवधि होती है, फिर इसके बाद बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन 3 साल तक लगाया जा सकता है। तो एक तो आपको यह दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर, स्पष्ट है? अब इस पे एक केस है, एजी पराइवलन बनाम एजी पराइवलम केस है आपका ये, ठीक है। और ये केस जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें एक बात कही कि राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की परामर्श और सहायता से काम करते हैं। राज्यपाल मुख्यतः संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र प्राधिकारी नहीं होता है। यहाँ पर इससे पता चलता है कि राज्यपाल से ज़्यादा पावर होती है स्टेट कैबिनेट के पास, मुख्यमंत्री के पास, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। लेकिन फिर भी चुनाव के टाइम पे राज्यपाल एक्टिवेट होता है, पावरफुल होता है। उसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 172, अनुच्छेद 172। एक तो मैंने बताया 164 आप लोगों को। 172 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है राज्यों में विधानमंडलों की अवधि ही राज्य विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित करता है। आर्टिकल 172, विधानसभा सामान्यतः अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक चलती है, जब तक कि उसे भंग न कर दिया जाए। 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर विधानसभा अपने आप भंग हो जाती है। जैसे कि अभी ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो 5 साल जैसे ही पूरे होते वैसे भी वो ऑटोमेटिक भंग, 8 मई को पूरा होना था, वैसे ही खत्म हो जाती। इस्तीफा दो चाहे ना दो, जैसे ही विधानसभा भंग होगी नई विधानसभा आ जाएगी उसकी जगह पे। तभी आप देखेंगे विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव आयोग चुनाव करवा लेता है। चुनाव पहले हो जाते हैं, रिजल्ट पहले आ जाता है, ताकि जैसे से कार्यकाल पूरा हो ऐसा वैक्यूम क्रिएट ना हो। ये नहीं हो सकता कि 5 साल से ज्यादा कोई विधानसभा रह सके, नहीं रह सकती। जैसे ही 5 साल पूरा हो जाएगा विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी। तो कोई इस्तीफा दे ना दे, राज्यपाल उसे भंग कर देगा, खत्म हो जाएगी मामला। क्या राज्यपाल विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है? यदि आमतौर पर, ऐसे संविधान में कहीं लिखा नहीं, लेकिन उसके पास पावर है भंग करने की। अमूमन भंग तब करता है जब उसे लगता है कि कोई भी पार्टी, कोई भी सत्ता का समर्थन बहुमत में नहीं है, तब उसे भंग किया जाता है। एक तो बात ये कुछ हो गई आपकी, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा के रखना है। कुछ और मैं तथ्य फैक्ट यहां पर बताता हूं, 2-3 बातें आप समझ लीजिए। चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के अंदर हाई कोर्ट जा सकता है कोई भी व्यक्ति। जैसे चुनाव अभी रिजल्ट आए हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हुआ है, तो अभी कलकत्ता हाईकोर्ट का रास्ता खुला हुआ है उनका। इसके लिए कानून बना हुआ है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ये अधिनियम आप लोगों को पढ़ना होगा, डिटेल में क्लास में पढ़ाया जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 है। देश में चुनाव कराने को लेकर के 2 अधिनियम पारित किए गए हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इस धारा 100 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि जो भी चुनाव हुए हैं उसमें याचिका दायर की जा सकती है और चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। क्या आधार हो सकता है, किन आधारों पर कोर्ट जा सकते हैं? उसका आधार हो सकता है भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार, चुनाव नियमों का उल्लंघन किया गया है, चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता के यदि प्रश्न उठ गए हैं, तो हम कहां जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मतदाता सूची में संशोधन कर दिया गया, अभी जैसे एसआईआर का मामला आप लोगों ने देखा, 91 लाख लोगों को पश्चिम बंगाल में वोटिंग राइट छीन लिया गया, ठीक है। ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आपको, यदि आपका मौलिक अधिकार है ना, आपको अपने देश में
रह रहे हैं, एक नागरिक हैं, सारी चीज़ें सही हैं, तो आपको मताधिकार का अधिकार भी है, क्योंकि एक विधिक अधिकार है। आर्टिकल 326 आपको वयस्क मताधिकार की बात करता है। तो एक तो ये हो गया ममता बनर्जी वाला मामला है। दूसरा मामला जो बहुत बड़ा आया, त्रिशंकु विधानसभा बनी। त्रिशंकु विधानसभा समझते हैं, जहाँ केवल एक पार्टी ना हो, अब कई सारी पार्टियां मिल करके सरकार बनाती हैं। तो तमिलनाडु के इस समय जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र अर्लेकर। थोड़ा सा जनरली जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हों वहाँ के राज्यपालों के नाम पता कर रखिएगा, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। तो वहाँ पर जो पार्टी जीती उसका नाम था तमिलगा वेत्री कलगम, ठीक है, टीवी के। मुख्यमंत्री विजय बने, विजय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन शपथ ग्रहण में काफ़ी देरी हुई। लगातार बात वही कि जब कभी त्रिशंकु विधानसभा आती है, जब बिखरा हुआ मतदान आता है, जब अल्पमत की सरकार होती है, तो राज्यपाल का विवेकाधिकार कितना व्यापक होना चाहिए या लोकतांत्रिक जनादेश है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जो जनता ने, तो आप सभी को पता है 334 सीटें थी तमिलनाडु में, 118 में विजय को 118 चाहिए था, 118 में पूर्ण बहुमत होता, जादुई आंकड़ा 118 का था, लेकिन 108 सीटें ही जीत पाई। 5 सीटों में कांग्रेस आके खड़ी हो गई, कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, टोटल हो गई 113 सीटें। इसके बाद में भी सीपीआई पार्टी वगैरह सब कुछ आ गई हैं। परंपरागत रूप से जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, देखो सबसे बड़ी पार्टी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो पूर्ण बहुमत लाके सबसे बड़ी पार्टी बन जाए 118 से ज़्यादा सीटें, और या तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो भी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, टीवी के, वहाँ पे तमिलनाडु के संदर्भ में। अब इसको हर तरीके से समझो, मैं आपको पॉलिटी बता रहा हूँ कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, हमारा फ्रेमवर्क कैसा है। तो यदि आमतौर पर अमूमन जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, चाहे पूर्ण बहुमत किसी को मिला हो चाहे ना मिला हो, ठीक है, या गठबंधन पहले किया गया हो या बाद में किया गया हो, अमूमन राज्यपाल को उस पार्टी को बुलाना चाहिए। टीवीके के मामले में भी राज्यपाल को यह काम करना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल ने मना किया, 2 बार मना किया कि पहले आप पूर्ण बहुमत लाइए, पूर्ण बहुमत लाइए, क्योंकि बहुमत, राज्यपाल का काम ये नहीं है, बहुमत सिद्ध करने का काम तो फ्लोर टेस्ट है ना, सदन में आएगा फ्लोर टेस्ट, आधे से ज्यादा यदि नहीं जुटा पाएंगे तो तुरंत वो हो जाएगा। लेकिन इस मामले में राज्यपाल ने क्या किया, फ्लोर टेस्ट कराने से पहले ही इस चीज को डिले किया, बार बार जो है ये कोशिश की। तो इससे प्रश्न खड़ा होता है कि क्या राज्यपाल संवैधानिक परंपराओं से आगे है, क्या राजनीतिक स्थिरता के नाम पे अतिरिक्त शर्तें भी लगा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे भारतीय संसदीय लोकतंत्र में जो परंपराएं चल रही हैं हमारे यहाँ, देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखो एक क्वेश्चन, इसको आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन फिर भी कई मामलों पर मौन है, लेकिन फिर भी कई मामलों पर मौन है, चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए। ठीक है, हाँ मतलब ये तो, हाँ हाँ बदलते रहे, हाँ मोहम्मद आरिफ नहीं है अभी, सैयद अता हसनैन है, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनको बना दिया गया, मोहम्मद आरिफ इससे पहले थे, ठीक है। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब कभी भी चुनाव होंगे, ये बात देखो इंटरव्यू बोर्ड भी आपसे पूछ सकता है कि राज्यपाल के पास क्या पावर है। जब भी चुनाव होंगे जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उस पार्टी को मौका देना पड़ेगा, किसको, राज्यपाल को, चाहे उसे बहुमत मिले चाहे ना मिले। कई बार राज्यपालों ने ये गड़बड़ की है, जैसे गोवा में चुनाव हुए थे, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बुलाया। मणिपुर में चुनाव हुए, सबसे बड़ी पार्टी, वहाँ पे एक लोकल पार्टी बनी लेकिन दूसरी पार्टी को बुलाया। तो कई बार राज्यपाल करते हैं क्योंकि विवेकाधिकार है, कहीं लिखा नहीं है।
मैंने जो यहाँ पे एक बात लिखी ना, कई मुद्दों पर मौन है भारत का संविधान, ये सब मौन है, ये परंपराओं पर आधारित है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, लेकिन किसे करेगा नहीं लिखा हुआ है, वो एक परंपरा बनी हुई है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, लेकिन किसे करेगा नहीं लिखा हुआ है, एक परंपरा बनी हुई कि बहुमत दल का नेता होगा उसको बना दिया जाएगा। ऐसे ही संविधान में ऐसे इतने आर्टिकल्स हैं जो आर्टिकल पूर्ण परिभाषित नहीं, वो परंपराओं पे चल रहा है हमारा देश। तो हमारा देश संविधान से तो चल ही रहा है, संविधान के साथ साथ संसदीय लोकतंत्र की परंपराएं भी चल रही हैं। बात समझ रहे हो, हर बात परिभाषित नहीं है संविधान में। कभी इस पे मैं डिटेल में आंसर राइटिंग कराऊंगा क्या क्या मुद्दे हैं ऐसे। जैसे राज्यपाल का स्वविवेकाधिकार, ये भी स्पष्ट नहीं है बहुत ज्यादा। राज्यपाल को बहुमत साबित कराना है तो फ्लोर टेस्ट कराए ना, फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित हो ना। बहुमत साबित करने की जगह पहले नहीं है, सदन है बहुमत साबित करने की जगह, सदन में बहुमत साबित कराना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल ने पहले स्पष्ट बहुमत के प्रमाण मांगे। उन्होंने कहा आप रिटर्न में लिख के आइए, आप साइन करवा के लाइए। तो इसमें जितने विपक्षी दल हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, सभी ने कहा ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनावश्यक हस्तक्षेप है, राज्यपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई आलोचकों ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका कमजोर सी दिखती है, फिर ऐसे में महसूस होता है कि जिनको जनता ने चुना है वो कमजोर हैं। हमारे देश में राज्यपाल का भी चुनाव हो सकता था, राज्यपाल क्यों राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति का तो चुनाव होता लेकिन राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं करवाया गया? कभी सोचा है आप लोगों ने? बताओ। हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति ही क्यों होती है? क्यों? संविधान कुछ तो सोचा होगा। राष्ट्रपति को चुन लिया, प्रधानमंत्री भी चुन लिया, लेकिन राज्यपाल चुना हुआ नहीं है, मुख्यमंत्री चुना हुआ है, क्यों? कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन आप एक चीज समझिए, जब सत्ता से सत्ता टकराए तो फिर क्या हो जाएगा? दोनों ही चुने हुए हो जाएं, राज्यपाल भी चुना हुआ, मुख्यमंत्री भी चुना हुआ, और राज्यपाल के पास इतनी सारी पावर, तो सत्ता फिर दोनों कहेंगे ना मैं भी चुना हुआ हूं। पहले तो सबसे पहले खर्चीली प्रक्रिया है, चुनाव सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। दूसरा, दो चुने हुए प्रतिनिधियों की क्या नीड है? राष्ट्रपति इसलिए चुने हुए क्योंकि हम एक गणतंत्रात्मक लोकतंत्र हैं, देश का मुखिया चुना हुआ निश्चित कार्यकाल के लिए होना चाहिए, हम राजतंत्रात्मक लोकतंत्र नहीं है। लेकिन राज्यपाल इसलिए नहीं चुना गया ताकि सत्ता के दो धुरी केंद्र ना बन जाए, दोनों अपनी पावर डायरेक्ट जनता से ना प्राप्त करें। हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री की पावर जनता से मिलती है। मुख्यमंत्री सड़कों में घूम रहे हैं ना चुनाव के टाइम पे, और चुनाव के बाद भी घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, हर चीज करते हैं। तो आलोचकों का कहना है कि इससे सत्ता की जो जनता, लोकतंत्र की मूल भावना क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों में सत्ता निहित है और भारत के लोगों ने मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो आप राज्यपाल बैठ करके आप क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र को बाधित करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए राज्यपाल का पद हमेशा राजनीतिक विवादों के केंद्र पे आ जाता है। समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? दिमाग का ढक्कन खुल रहा है? जरूरी है, क्योंकि ये सब जब इंटरव्यू बोर्ड को फेस करोगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, वहां पे आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे इस टॉपिक को समझना होगा, ठीक है। तो आज मैंने थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिया आपको, क्या क्या चीजें समझे आप, कुछ समझ में आया आपको? जनरली क्या समझ में आया? कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, स्वाविवेकाधिकार हैं, जब चुनाव होता है उस समय यदि कोई पार्टी जीत के आती है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको उन्हें सत्ता बनाने का मौका देना चाहिए, फिर फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। यही संविधान ने, लोकतांत्रिक परंपराओं ने यही डेवलप किया है। लेकिन तमिलनाडु के मामले में बार बार जो है इस मामले को बाधित करते रहे वहां के राज्यपाल। उनका अपना पक्ष रहा होगा कि मैं फ्लोर टेस्ट तक बात क्यों जाने दूं, पहले ही 118 का वजूदी आंकड़ा देख लेता हूं। बहुमत पारित करने की जगह गवर्नर नहीं है, बहुमत पारित करने की जगह विधानसभा का फ्लोर टेस्ट है, ठीक है। तो यहां पर राज्यपाल की स्वविवेकाधिकार को हमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करना पड़ता है। एक सेशन और मैं लूंगा जिसमें मैं राज्यपाल के सारे आर्टिकल्स बताऊंगा आपको, जितने अनुच्छेद होते हैं, ठीक है। और
राज्यपाल की हम राष्ट्रपति से तुलना भी करेंगे। अभी एक दो सेशन में राज्यपाल हमारा मुख्य केंद्र पे रह करके सेशन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, ताकि आपको इस विषय पर गहरी समझ हो। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है मेंस का, प्रीलिम्स का, हर जगह का। तो राज्यपाल आपको आत्मसात कर लेना अपने दिमाग में, ठीक है। चलो कुछ